हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, मतलब ही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला पार्ट इस चैप्टर का, जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स, जो कि है आपके स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो गाइस आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया, इंटरेस्टिंग और साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट, जो कि है आपका द मोस्ट अवेटेड पार्ट, जिसका नाम है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। उसके अलावा और भी अगर टाइम बचता है तो विल टेक, बट उससे पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे SN1 मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है भाई, पूरा डिटेल में देखेंगे। SN2 मैकेनिज्म होता क्या है वो भी देखेंगे भाई, और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो SN1 और SN2 को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और SN1 और SN2 का डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या होता है, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो आज का जो आपका क्लास है एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों ने अभी तक के वीडियोस को नहीं देखा होगा तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस को भी जाके कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से नहीं होता है। तो वीडियो देखने के बाद आपका क्लियरिटी आ जाएगी थॉट्स में, लाइक योर जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर एक चैप्टर में सारे के सारे डाउट्स हो गए क्लियर, तो बाकी चैप्टर्स जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चलिए, क्योंकि सारे के सारी चीज़ें जो होती है ऑर्गेनिक में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। चलिए, तो फिर किस बात की देरी, स्टार्ट करते हैं अपने SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। अब जो बुक की अगर मैं बात करती हूँ, अगर भाई मैं बुक की बात करती हूँ, तो बुक में क्या हुआ है ना, बुक में उन्होंने आपको पहले SN2 दिया है और फिर SN1 दिया है। ठीक है भाई, पहले SN2 दिया है फिर SN1 दिया है, लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी पहले SN2 नहीं पढ़ते। पहले कभी भी SN1 को पढ़ना चाहिए, बाद में SN2 को पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी SN1 मैकेनिज्म को, SN1 रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं, और बाद में फिर हम लोग SN2 को देखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले SN2 को देखेंगे, क्योंकि बुक में गलत दे रखा है। एक्चुअली ऐसा नहीं दिया जाता है, कभी भी पहले SN1 को पढ़ाया जाता है, बाद में SN2 को। तो चलिए गाइस, देखते हैं सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म को। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देना, SN1 की अगर मैं बात करती हूँ, SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि पेपर में हर साल इस चैप्टर से एक तो SN1 आता है या तो SN2 आता है, और इसके जो मार्क्स रहते हैं ये 2 मार्क का भी रह सकता है, 3 मार्क का भी रह सकता है। ठीक है, पेपर में जनरली SN1 या SN2 से हर साल एक क्वेश्चन आता है। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट, क्योंकि इसमें हम लोग देखने वाले हैं SN1 एंड SN2 को, और पेपर में इन दोनों में से कोई भी एक हर साल आता है। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट और सबसे लविंग पार्ट है। मतलब यहाँ से वो क्वेश्चन डालता ही डालता है। ठीक है भाई, ये ट्रेंड अभी से नहीं, ये ट्रेंड जब से मैं 12th में थी और उसके पहले से ये ट्रेंड चलते आ रहा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। जब मैं 12th में थी तब भी ये ट्रेंड चल रहा था, जब उसके पहले का तब भी ये ट्रेंड चल रहा था, और अभी भी यही ट्रेंड चल रहा है अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। ठीक है भाई, चलिए, इतना चीज़ क्लियर हो गया। तो मेरे को कहना ये है कि SN1 या SN2 से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब आज का जिसने क्लास देखा है उसके 3 मार्क में वैसे भी पक्के कर दे रही हूँ। ठीक है भाई, चलिए, अब सेकेंड थिंग ये है कि अगर मैं बात करती हूँ SN1 की, कुछ लोग SN1 को ऐसा लिखते हैं, ये कि गलत वे है। कुछ लोग SN1 को ऐसा लिखते हैं, ये भी गलत वे। कुछ लोग SN1 को ऐसा लिखते हैं, ये भी गलत वे। तो S कैपिटल, N कैपिटल और 1 ऊपर में, यही आपका करेक्ट वे है इसको लिखने का। ठीक है भाई, ये करेक्ट वे भी नहीं है, एक और करेक्ट वे जो है वो ये है SN1, ये आपका करेक्ट वे है इसको लिखने का। ठीक है भाई, और फाइनली गाइज ये वाला आपका वे होता है करेक्ट वे, जिसमें आप SN1 को लिखते हो। ठीक है, S कैपिटल, N भी कैपिटल ही है, बट N नीचे में आएगा और 1 जो है वो नॉर्मली वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, SN1 आएगा या SN2 आएगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ लिख के। अब आधे लोगों को एग्जामिनर ऐसे जज कर लेगा, जो लोग ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, एग्जामिनर समझ जाता है कि इसने पहले से कभी पढ़ाई नहीं की है। एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है स्टूडेंट को। तो याद रखना है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, आप हमेशा उसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है भाई, ताकि एग्जामिनर आपकी गलती पकड़ ना सके।
चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अब SN1 मैकेनिज्म को। अब आधे लोग बोलेंगे मैम आप कुछ भी बोलते हो, हर साल थोड़ी SN1 आता है पेपर में, आप तो हमको बोलते हर साल आता है, पेपर में तो हर साल दिखता ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपने पेपर को बराबर देखा ही नहीं है। पेपर में कभी ये SN1 के नाम से आता है, और ज़रा ध्यान सुना, और इसको बोला जाता है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। बहुत काम की चीज़ है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब क्या होता है ना, पेपर में SN1 हर किसी को आता है, सबको पता है कि इस चैप्टर से SN1 SN2 आएगा, हर कोई पढ़ के जाता। बट पता है हर कोई SN1 और SN2 क्वेश्चन को कर ही नहीं पाता। उसका रीज़न ये है कि आधे से ज़्यादा लोग तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये क्वेश्चन SN1 है, क्योंकि आधे से ज़्यादा पब्लिक को ये पता ही नहीं होता है कि SN1 को अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं। अब क्या हुआ, लेटेस्ट से कुछ साल में SN1 आया लिख के कि एक्सप्लेन SN1 मैकेनिज्म, लेटेस्ट से 2016 में, मैं जस्ट सपोज मान के चल रही हूँ, SN1 आया, ठीक है। अगर मैं 2017 की बात करती हूँ तो इसमें लिखा रहेगा अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो आधे से ज़्यादा लोग तो पहचान ही नहीं पाए SN1 है। फिर अगर मैं बात करती हूँ 2018 की, तो चलो SN1 आया। अगर मैं बात करती हूँ 2019 की, सपोज मान के चल रहे अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो आया SN1 ही, बट आधे से ज़्यादा लोग पहचान ही नहीं पाए कि ये भी SN1 होता है। याद रखना भाई, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं पता तो आप पढ़ भी लोगे तो क्या मतलब। और ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा रीज़न ये है, आधे से ज़्यादा लोग मार्क्स इसलिए नहीं खींच पाते क्योंकि उनको क्वेश्चन का पैटर्न ही पता नहीं होता है। बट आप टेंशन मत लो, मैं सब देख देख के बताऊंगी, क्योंकि मैंने टोटल 15 ईयर्स का पेपर एनालिसिस किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। याद रखना SN1 को ही कैसे पूछेंगे, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। याद रखना SN1 होता है इसी का मतलब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब जरा ध्यान देना, अब अगर मैं बात करती हूँ SN1 मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन को। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन को, कि रिएक्शन कौन सी होती है। ज़रा ध्यान देना, रिएक्शन में क्या होगा भाई, सबसे पहले आप लेंगे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये है आपका टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब दिमाग में क्वेश्चन जो सबसे पहले आता है वो ये है कि मैम इसका नाम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कैसे, इसका नाम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कैसे। बहुत सारे लोगों को दिमाग में कन्फ्यूजन आता है। भाई पार्ट नंबर 2 देखो, मैंने कितना बढ़िया तरीके से पढ़ाया था आपको IUPAC। उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे टोटल कार्बन कितने, 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने 1 2 3 4, इसलिए मैंने क्या लिखा है ब्यूटिल। ब्रोमीन है तो ब्रोमीन, लेकिन जो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, मतलब ये वाला कार्बन, वो टोटल 3 कार्बन से अटैच है। जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, ठीक है, वो टोटल 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए यहाँ पे नाम क्या है, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। समझ गए ना। इसमें आप डालते हो OH- आयन। ये रिएक्शन है भाई, ये तो आपको याद ही रखनी है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, होना क्या है। कुछ लोग सोचेंगे क्या होगा क्या होगा, अरे टेंशन नहीं लेने का भाई। देखो क्या होगा, ये वाला कार्बन एज इट इज़, ये CH3 एज इट इज़, ये भी CH3 एज इट इज़, ये भी CH3 एज इट इज़, ये Br निकलेगा, इसके जगह पे OH- आ जाएगा। देखो क्या होगा, यहाँ से ये Br निकल जाएगा, यहाँ से जो आपका Br है वो निकल जाएगा, और इस Br के जगह पे OH- आयन आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। कभी भी रिएक्शन को लिखते हो तो हमेशा उनके नीचे उसका नाम याद से लिखने का, ठीक है भाई। अब ज़रा ध्यान देना, ये जो टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है, इसी टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को आप सबस्ट्रेट भी बोलते हो। क्या बोलते हो, सबस्ट्रेट, ठीक है। इस OH- आयन को आप न्यूक्लियोफाइल बोलते हो, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है भाई। और इसको आप बोलते हो आपका प्रोडक्ट। तो फिलहाल मैंने आपको क्या क्या बताया, फिलहाल मैंने आपको ये 2 चीज़ें बताई कि जो भी आपका SN1 मैकेनिज्म है उसी को आप अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बोलते हो। याद रखना भाई, याद रखना। पूरा मैकेनिज्म पढ़ा लिया, बट अगर ये नहीं पता चला तो आपको मैकेनिज्म आके भी आप क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है भाई। याद रखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। उसके बाद में रिएक्शन में क्या करना है,
टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को लेंगे, उसमें OH माइनस आयन डालेंगे, करना कुछ भी नहीं है। इस Br को यहाँ से हटा देंगे और इस Br की जगह पे OH को ला देंगे। कितना इजी रिएक्शन है, बट सोचो 3-3 मार्क के लिए पेपर में आता है कि नहीं? कितना इजी है। इस Br को यहाँ से हटाएंगे, इसके जगह पे OH को डाल देंगे, काम खत्म। समझ गए ना भाई? बस वही वाली चीज़ हो गई। अब मुझे अगर इसको लिखना है तो इसमें क्या होगा? द रिएक्शन इन विच टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, बिल्कुल वही वाली चीज लिखने का, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। द रिएक्शन इन विच टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। जो है, अब कुछ लोग क्या करते हैं भाई, इसको रट्टा मारते हैं। SN1 में द रिएक्शन इन विच टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ OH माइनस आयन टू गिव। आप रट्टा मत मारो, आप देखो ना किसने किसके साथ रिएक्ट किया। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ने रिएक्ट किया, किसके साथ किया? OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का मतलब ही क्या होता है भाई? हाइड्रोक्साइड आयन। टू फॉर्म, क्या फॉर्म किया भाई? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ने जब OH माइनस आयन मतलब ही हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्शन की तो उसने फॉर्म क्या किया? उसने फॉर्म किया टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो मैंने क्या लिखा है? टू फॉर्म टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, टू फॉर्म टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल is called as SN1 mechanism, is called as SN1 mechanism और SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन भी बोल सकते हैं, SN1 मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, समझ गया इतना? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड OH माइनस आयन के साथ में रिएक्ट होता है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। बहुत ईजी है। Br को हटा देने का, OH को चिपका देने का, Br को हटा देने का, OH को चिपका देने का, काम खत्म। समझ गए ना? अब सुनो, मैं बार बार इस चीज को क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आपको बुक में पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, आपका सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। समझ गए ना भाई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ SN1 की, अगर मैं SN1 की बात करती हूँ, SN1 की, ठीक है, तो अगर हम लोग SN1 का नाम देखें तो 1 मतलब ही क्या होता है? यूनी होता है। 1 मतलब यूनी होता है, तो 1 मतलब यूनी होता है। ठीक है, यूनी मॉलिक्यूलर। 1 मतलब होता है यूनी, मतलब एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर में। ठीक है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। एक सेकेंड, N लिखेंगे पहले, न्यूक्लियोफिलिक, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जरा ध्यान देना, कुछ लोग बोलेंगे मैम बुक में तो यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिया है, बुक में तो ऐसा दिया है न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। आप एक्चुअली इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि जैसा मैंने लिखा है वैसे लिखूं। आप इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर ऐसा भी लिख सकते हो, सब चलता है, सिर्फ मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। देखो 1 मतलब होता है यूनी, मतलब एक, पता है ना, 1 मतलब यूनिटी होता है, तो 1 मतलब यूनी मॉलिक्यूलर। ठीक है, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और S मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ही आपका SN1 होता है। समझ गए भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ रेट की, तो जो भी आपका रेट होता है ना, वो डिपेंड करता है ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। रेट जो होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड के ऊपर में। अब जरा ध्यान देना, ये जो आपका ये है, इसी को आप देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, बड़ी काम की चीज है एक्चुअली। ये जो है इसी का मीनिंग ये है, जरा ध्यान देना। देखो ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये जो आपका कार्बन है ये टोटल 3 CH3 ग्रुप से अटैच है। ये जो आपका कार्बन है ये टोटल 3 CH3 ग्रुप से अटैच है। तो ये जो कार्बन है ये टोटल 3 CH3 ग्रुप से अटैच है। और ये ब्रोमीन, क्योंकि अपन इतने बड़े मॉलिक्यूल को कंसंट्रेशन के अंदर में नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम लोगों ने इसी मॉलिक्यूल को कंडेंस कर दिया, शॉर्ट कर दिया और शॉर्ट बना के लिखा। तो 3 CH3 को आप कैसे लिखे? CH3 बाहर 3 टाइम्स। समझ गए ना? तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहना मुझे ये है, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो भी आपका रेट होता है किसी भी रिएक्शन का, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये दोनों जो है, ये दोनों भाई आपके रिएक्टेंट है, ठीक है। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब मैम रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है तो इस रिएक्शन में तो दो दो रिएक्टेंट है, फिर आपने रेट को सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ही क्यों डिपेंडेंट बताया, इसके ऊपर क्यों नहीं डिपेंडेंट बताया, जबकि रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है और रिएक्टेंट तो दो है, फिर आपने एक ही क्यों रिएक्टेंट लिखा। अब जरा सुनना, यही तो आपका लॉजिक है। सुनो भाई, ध्यान से सुनो। नाम क्या है? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। नाम क्या है? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। नाम क्या है? यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। मतलब यूनि मतलब एक, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। यूनि मतलब एक, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। मतलब आप क्या बोलेंगे? मतलब आप क्या बोलेंगे भाई? इन SN1 मैकेनिज्म, इन SN1 मैकेनिज्म या इन SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द concentration of only one reactant, ओनली वन रिएक्टेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड करता है, दो के ऊपर क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि नाम ही है SN1, SN1, नाम ही है भाई वन। नाम खुद बोल रहा है कि भाई मेरे नाम ही है वन, मतलब मेरे अंदर में रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करेगा, दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आधे लोग सोच जाते हैं, रट्टा मार लेते, आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में उनको याद नहीं आता, छोड़ देते। आप याद रखना, नाम ही है वन, वन नाम बोल रहा है वन, मेरा नाम ही है वन, SN1। तो एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर में आपका जो रेट है वो डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। तो वही लिखा है SN1 मैकेनिज्म, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट विच इज व्हाट? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। वो आपका है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। बस इतना ही लिखना काफ़ी है। आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो कि जो भी आपका रेट होता है भाई, अगर आप कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो दो चीज़ें आती है, एक आता है इक्वल्स टू, ठीक है भाई, और एक आता है कुछ ना कुछ कांस्टेंट। फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है, केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। इसके जगह पे आप इसको लिख देंगे एज इट इज़। ठीक है भाई, तो इतना पार्ट हुआ आपके SN1 का। मैकेनिज्म भी बचा है, खुद ही सोचो भाई, 3 मार्क के लिए अगर ये क्वेश्चन हर साल आता है, नाम अलग अलग होते हैं। जैसे देखो, आपकी मम्मी आपको सपोज मोंटी, पिंटू या अलग अलग नाम से बुलाती है, टप्पू, अलग अलग नाम होते हैं बच्चों के, रानी अलग अलग होते हैं, और आपका नाम कुछ अलग ही होता है, लेकिन हो तो आप ही ना। सपोज मेरी मम्मी ने मुझे कोई नाम से बुलाया, बेटा मतलब कोई और नाम होगा, लेटेस्ट से सोनू इधर आना, रानी इधर आना, तो भाई वो भी नाम मेरा ही है। अगर मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया अंकिता इधर आना, तब भी वो नाम मेरा ही है, हूँ तो मैं ही ना, मेरा नाम अलग अलग है। इन द सेम फैशन SN1 का भी ये नाम है, आपको याद रखना है, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है। मैकेनिज्म में देखो भाई क्या क्या रखना है आपको याद। टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को लेंगे, OH माइनस आयन को लेंगे, ठीक है, और इसको इस तरीके से लिख देंगे, Br निकलेगा, OH माइनस आयन जाएगा। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। इसको आप हमेशा सबस्ट्रेट बोलते हो, सारे रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट नहीं बोलते, ये मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल मेंशन करना कंपलसरी होता है। ये आपका सबस्ट्रेट है, बुक में मेंशन नहीं किया, आप याद से मेंशन करना अपने नोट्स में। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो दिख रहा था उसको लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया नाम ही है वन, नाम के अंदर में आ रहा है वन, वो खुद बोल रहा है कि मेरा जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर में ही डिपेंड करेगा, तो बस एक के ऊपर ही डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ओनली इसके ऊपर में डिपेंड करता है। समझे या नहीं समझे? लो भाई इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट। अब भाई सबसे काम की बात इस पार्ट के अंदर में वो है आपका मैकेनिज्म ऑफ SN1। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन की SN1 रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। अब आप लोगों ने ज़रा देखा होगा
कि जैसे हम लोग मूवी के अंदर में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कोई अपनी स्टोरी बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, याद है आप लोगों को? आप लोग अगर कोई भी मूवी देखते हो, कोई भी मूवी आप लोग स्टार्ट कर देते हो तो वो मूवी स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन बीच में आप लोगों ने देखा होगा कोई अपनी बहुत लंबी सी स्टोरी बताते रहता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, फिर मैं वहाँ गया, वहाँ से मुझे ये मिला, वहाँ पे ये खाया, वहाँ से यहाँ घूमने गया, वहाँ से ये खरीदा। बहुत लंबी सी उसकी स्टोरी होती है। मूवी के अंदर में वो अपनी स्टोरी बताते जाता है, आगे वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कहना मुझे ये है, मैकेनिज्म में बिल्कुल उसकी स्टोरी के जैसा है भाई। रिएक्शन तो ये है, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर में क्या क्या हुआ, सबसे पहले किसने किसको छेड़ा, मतलब सबसे पहले किसने किसको तोड़ा, किसने किसके ऊपर अटैक किया, किसने किससे प्रोडक्ट फॉर्म किया, कैसे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, और क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व थी, स्लो थी या फास्ट थी, ये सारी की सारी कहानी, ये सारी की सारी जितनी भी आपकी स्टोरी है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इस रिएक्शन की, ठीक है। स्टोरी मेरी भी नहीं है, स्टोरी आपकी भी नहीं है, स्टोरी रिएक्शन की है। जैसे मूवी के अंदर में होता है ना, स्टोरीज बताते जाता है आगे वाला, बिल्कुल उसी तरीके से ये वाली चीज़ है। चलिए, सबसे पहले आप रिएक्टेंट को लेंगे। आपको यहाँ पे याद रखना है कि मैकेनिज्म इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। इसमें एक्चुअली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। ध्यान देना भाई, सबसे काम की चीज़ बता रही हूँ। पहली होती है आपकी स्टेप नंबर 1, पहली होती है भाई आपकी स्टेप नंबर 1। पेपर में सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 1 लिखने से काम नहीं चलेगा। बुक में सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 1 लिखा है, आप वैसा मत लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन गारंटी के साथ पेपर में आएगा। तो प्लीज़ यार नोट्स बना लो ना, क्या जाता है, कॉपी के 2-3 पेजेस जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं जाएगा। प्लीज़ नोट्स बनाओ। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। बुक में है ना, ऐसा नहीं दिया है, बुक में उन्होंने बाद में थ्योरी में लिख के दिया है। अब आप ही बताओ भाई, एग्जामिनर के पास क्या इतना टाइम है कि वो आपके लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ेगा? नहीं, वो एक्चुअली ये हेडिंग्स को देखता है। तो आप ये हेडिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट को डाल दो ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन, आधे लोग तो बोलते हैं भाई कार्बोकटायन को कैसे बोलते पता नहीं। देखो, कार्बो मतलब होता है कार्बन, और कटायन का मतलब ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको लिखेंगे कार्बोकटायन। तो आप बिल्कुल इस तरीके से उसको हेडिंग डालो। ऐसा नहीं कि स्टेप नंबर 1 बुक वालों की तरह कर रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा हेडिंग डाल दो ना, तो उससे एक्चुअली बहुत एग्जामिनर को लगता है इसको सब आता है, ठीक है। अब क्या होगा ज़रा ध्यान देना, आप लोगों ने इसको लिया, सबसे पहले आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज़ है, अगर ये डबल एरो की जगह पे आपने पेपर में सिंगल एरो निकाल दिया बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे आपका 1 मार्क डिडक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये जो डबल एरो है, अगर आपने इसको सिंगल कर दिया तो भाई 1 मार्क जाने की प्रोबेबिलिटी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये डबल एरो बताता है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, और अगर आपने डबल की जगह इसको सिंगल लगा दिया, मतलब आपने उस रिएक्शन को अगर इरिवर्सिबल बना दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में ये टूटेगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये टूटेगा भाई। अब आप लोग मुझे ज़रा बताओ, अगर ये टूट के बाहर जाता है, जो जितने भी आपके हेलोजेंस होते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मतलब इन सब के ऊपर में हमेशा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। अगर इसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज आता है तो इसके बाजू वाले के ऊपर में इसका उल्टा चार्ज आएगा। मतलब कौन सा चार्ज आएगा भाई, जल्दी से बता दो, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये होता है आपका कार्बोकटायन, क्योंकि कार्बन जो है उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आया है, इसलिए इसका नाम भी क्या है भाई, कार्बोकटायन। समझ गए ना सारे के सारे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और बात आपको जो याद रखनी, ये है आपकी स्लो स्टेप। कौन सी स्टेप है ये है आपकी स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप का मतलब ही RDS होता है, ठीक है भाई। याद रखना है आपको, कहीं पे भी आप लोग लिख लो कि जो भी आपका RDS होता है, RDS का मतलब ही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपकी RDS होती है। तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बताई कि आपने रिएक्टेंट को एज इट इज़ ले लिया, और सबसे पहले ये निकलेगा बाहर। याद रखना है भाई, मैकेनिज्म में ये सबसे पहले बाहर निकलेगा, तो बाहर निकल गया। इसके ऊपर माइनस आता है तो इसके ऊपर प्लस आएगा। ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, फिट कर लो दिमाग में, सिंगल एरो मत लगाना। और ये रिएक्शन सबसे स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। स्लो रिएक्शन को हम लोग RDS बोलते हैं। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ज़रा याद रखना, बहुत सारे एंट्रेंसेस में, MHT CT में भी ये वाला क्वेश्चन आया है कि SN1 मैकेनिज्म में RDS स्टेप कौन सा होता है।
तो याद रखना है RDS स्टेप मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन जो होता है वो SN1 मैकेनिज्म में आपका कौन सा स्टेप है, RDS स्टेप मतलब ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है भाई इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब याद रखना, देखो दुनिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ का टूटना ये बड़ी स्लो स्टेप है। किसी भी चीज़ को अगर आप निकालना चाहते हो, किसी भी चीज़ को आप तोड़ना चाहते हो तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट थिंग है, समझ सकते हैं ना आप लोग। तो बिल्कुल वही वाली चीज़ है, अगर मुझे इसको तोड़ के यहाँ से बाहर निकालना है तो बड़ा मुश्किल काम है। ब्रोमीन बोलेगा मैं क्यों बाहर जाऊँ, मतलब सपोज आप ब्रोमीन को इस रिएक्शन के बाहर करना चाहते हो, आप ब्रोमीन को अपने घर के बाहर निकालना चाहते हो, तो अगर आपने ब्रोमीन को बोला ए ब्रोमीन चल घर के बाहर हो, तो ब्रोमीन बोलेगा है मैं क्यों सुनूं, ब्रोमीन बोलेगा मैं नहीं सुनूंगा। आप बड़े प्रेशराइज तरीके से ब्रोमीन को घर के बाहर करेंगे, मतलब ये ब्रोमीन को रिएक्शन के बाहर करेंगे। तो ये बड़ी खतरनाक वाली चीज़ है, किसी को तोड़ के बाहर करना बड़ी डिफिकल्ट थिंग है, इसलिए वो चीज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा स्लो। ठीक है भाई, समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। याद रखना किसी को भी तोड़ना, रिएक्शन के बाहर करना, घर के बाहर करना बड़ा डिफिकल्ट काम है, स्लो स्टेप होती है, समझ गए? सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो भी ये स्टेप में बना है उसको लेके आएंगे। कौन बना है वहाँ पे भाई, कार्बोकटाइन बना है, कार्बोकटाइन बना है, कार्बोकटाइन। ठीक है भाई, इसके अंदर में डालेंगे OH माइनस आयन, क्योंकि आपको OH माइनस आयन को ऐड करना है तो आप ऐड करेंगे। अब ये OH माइनस इसको जाके चिपक जाएगा, ऐसा क्यों? अरे भाई इसके ऊपर है प्लस चार्ज, इसके ऊपर है माइनस चार्ज, दोनों एक दूसरे को करेंगे लव और जाके जुड़ जाएंगे। तो बस भाई यही वाली चीज़ होंगी। और यहाँ पे देखो आपका क्या फॉर्म होगा, ये है कार्बन, ये है CH3, ये है CH3, ये है CH3 और ये OH इसको जाके चिपक जाएगा और यहाँ पे आपका इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। सबसे काम की चीज़ ये है, यहाँ पे डबल एरो है बट यहाँ पे सिंगल ही है, याद रखना है। ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप का ही एक और नाम होता है RDS मतलब ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है भाई, सबसे पहले स्टेप में इसको तोड़ेंगे, कार्बोकटाइन को बनाएंगे। तोड़ना, रिएक्शन के बाहर करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए स्लो स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में इसी को पकड़ के लाएंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। ये फास्ट स्टेप है, ये सिंगल एरो से ही हो जाती है। अब कहना मुझे यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये है कि जो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बड़ा काम का पॉइंट है, प्रोडक्ट फॉर्म इन SN1 मैकेनिज्म, बड़ा काम का पॉइंट है ये। प्रोडक्ट फॉर्म इन SN1 मैकेनिज्म इज रेसमिक मिक्सचर, इज रेसमिक मिक्सचर। भाई याद रखना इस चीज़ को कि प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है आपके SN1 में वो रेसमिक मिक्सचर होता है। अब आधे लोग बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एज ए MCQ एक तो आपके स्टेट बोर्ड में आएगा 1 मार्क के लिए, या तो आपको MST CT JEE में भी देखने को मिलने को पूछ सकता है। ठीक है, पहली चीज़ आपको पूछी जाएगी RDS स्टेप कौन सा है SN1 में। याद रखना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन आपका RDS स्टेप होता है। RDS का मतलब ही स्लो, मतलब ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकेंड थिंग आपको वो पूछेगा कि SN1 में प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है, तो याद रखना है प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसका नेचर कैसा होता है, प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसका नेचर होता है रेसमिक मिक्सचर। अब दिमाग में क्वेश्चन आधे लोगों की आता है रेसमिक मिक्सचर क्या चीज़ है। याद रखना, लास्ट वाले क्लास में बताया था एकदम बढ़िया तरीके से, जो भी आपका इक्वल अमाउंट का मिक्सचर होता है, मतलब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। फिर आधे लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो और लेवो क्या है, तो भाई वीडियो को जाके देखो पुराने वाले, कितने बढ़िया तरीके से हाथ के एक्शन से डेक्स्ट्रो और लेवो समझाया था मैंने। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका SN1 फाइनली होता है ख़त्म। बहुत ज़्यादा काम का पार्ट है, पेपर में आएगा, 3 मार्क आपको जेब के अंदर में दे के जाएगा, समझे या नहीं समझे, याद रखना। इसका अलग वाला नाम याद रखना है भाई। ठीक है, स्लो स्टेप कौन सी है, डबल एरो कहाँ पे आएगा, सिंगल एरो कहाँ पे आएगा, याद रखना है। गलती से भी इसको चेंज कर दिया ना, एग्जामिनर यूँ पहचान लेता है कि बच्चे का लेवल क्या है, इसलिए उसको पहचानने की बिल्कुल मतलब यही मत दो कि वो आपको पहचान ही नहीं पाए कि आपका लेवल क्या है। उसको ऐसा दिखाना कि मेरे को सब आता है, समझ गए ना। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, SN1 के बाद अब लेते हैं एंट्री अपने मोस्ट अवेटेड एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग से पार्ट के अंदर, जिसका नाम है आपका SN2 मैकेनिज्म। ठीक है भाई, तो SN1 को तो देख लिया, अब देखते हैं SN2 को।
SN2 भी भाई उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था हर साल पेपर में या तो SN1 आएगा या तो SN2 आएगा, बट गारंटी के साथ आएगा, इसमें आप मेरा नाम लिख सकते हो। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है, अलग अलग नाम से आता है वो बात अलग है कि आप लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं। जितने भी नाम रहेंगे मैं आपको बता दूंगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना। चलिए देखते हैं SN2 को। SN2 को भी आधे लोगों को सिर्फ और सिर्फ SN2 पता है, उसका दूसरा नाम पता ही नहीं। अगर उसका सेकंड नेम पता ही नहीं होगा तो आप क्वेश्चन ही कहाँ से सॉल्व करेंगे। अगर आपको सपोज मेरा सेकंड नाम पता ही नहीं है ना, तो अगर मुझे आपको आवाज़ देना है, समझ गए ना आप, तो कहना मुझे यहाँ पे ये है, अगर हमको किसी भी क्वेश्चन को पेपर में करना है तो उसके हमें दोनों या तीनों जितने भी नाम पॉसिबल है सब पता होना चाहिए। अगर आंसर पता है और क्वेश्चन ही नहीं पता तो क्या मतलब भाई। चलिए देखते हैं SN2 को। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके SN2 मैकेनिज्म की, भाई SN2 मैकेनिज्म को देख रहे, S ऊपर N नीचे और 2, SN2 मैकेनिज्म। वैसे ही भाई SN2 के भी आपके टोटल कितने नाम हैं? SN2 के भी है आपके टोटल 2 नाम। SN1 में तो एक ही नाम था, अल्किली हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, लेकिन जो भी आपका SN2 है उसका पहला नाम है भाई अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। जरा ध्यान देना जरा सारे के सारे इधर, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड। ये नाम किसी को भी नहीं पता है, सबको SN2 पता है, और एग्जामिनर आप लोगों के बेचारे इसी भोलेपन का फायदा उठाता है, आपका गेम लेता है वो पेपर के अंदर में, और आप इतने तगड़े वाले प्लेयर बन जाओ ना, इतने तगड़े वाले खिलाड़ी बन जाओ ना कि एग्जामिनर आपका पेपर के अंदर कितना भी गेम लेने की कोशिश कर ले, आप उसके जाल में बिल्कुल मत फंसना। समझ गए ना भाई, आप उससे भी डबल टिबल चालाक बन जाओ। कैसे? मेरे सारे लेक्चर्स को देख के। तो SN2 मैकेनिज्म जो है उसी का नेक्स्ट नेम है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड, और इसी का एक और नेम है, एक और नेम पता है क्या है भाई? वो भी किसी को नहीं पता है, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन, ऑफ ब्रोमोमीथेन। मतलब ही मिथिल ब्रोमाइड का IUPAC नेम ब्रोमोमीथेन है। अब देखो क्या हुआ, लेटेस्ट से 2016 में सपोज SN1 नाम से आया, 2017 में लेटेस्ट से SN2 नाम से आया, मैं सपोज मान के चलवा रही हूँ। 2018 में अब SN1 आना था, तो SN1 का जो दूसरा वाला नेम था ना, अल्टरनेटिव नेम, वो आ गया, जैसे कि अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। 2019 में अब SN2 आना था, तो SN2 नहीं लिख के आएगा, SN2 का दूसरा नेम क्या है? अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड। सपोज मैं बात करती हूँ 2020 की, तो ये भी नेम नहीं आएगा, ये वाला आएगा। मतलब बच्चे जो है वो बेचारे पेपर में जाके पसीने छूटने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ये नाम पता है, ये दोनों नाम पता ही नहीं। याद रखना, पूरा मैकेनिज्म SN2 का पढ़ लो, बट नाम नहीं पता, पेपर में सॉल्व नहीं कर सकते। SN1 का नाम क्या होता है? अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। SN2 के 2 नाम है भाई, अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड और अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन। समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये पेपर में अगर आता है तो SN2 जो होता है वो जनरली 2 मार्क के लिए आता है, और SN1 3 मार्क के लिए आता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन को देखते हैं, जैसे कि नाम ही है मिथिल ब्रोमाइड, तो आप यहाँ पे लेंगे मिथिल ब्रोमाइड को, इसके अंदर में डालेंगे OH माइनस आयन। भाई ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्या होगा भाई, यहाँ से ये Br निकलेगा, OH इसकी जगह पे आ जाएगा, यहाँ से ये Br निकलेगा, OH उसकी जगह पे आ जाएगा। SN1 और SN2 में होना सेम ही वाला है, लेकिन वहाँ पे आपने टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड लिया था SN1 में, और SN2 में आप मिथिल ब्रोमाइड ले रहे हो। क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा? Br यहाँ से निकल जाएगा, Br बाहर निकल जाएगा, और Br के जगह पे कौन आएगा? OH माइनस आएगा। समझे या नहीं समझे? तो Br भाई घर के बाहर निकल गया, Br भाई रिएक्शन के बाहर निकल गया, बेचारा Br घर के बाहर निकल गया, उसके जगह पे OH माइनस आयन आ गए भाई, आ गए। चलिए आगे बढ़ते। अब याद ये रखना है, इसको आप क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो मिथिल ब्रोमाइड। सभी नाम आपको याद होने चाहिए भाई, क्योंकि गारंटी वाला क्वेश्चन है भाई। लाइफ में तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं मिलती, बट ये दोनों क्वेश्चन आपको पेपर में मार्क्स की गारंटी दे देते। सोचो भाई सोचो, मिथिल ब्रोमाइड को आप ब्रोमोमीथेन भी बोलते हो। ये है आपका हाइड्रोक्साइड आयन, ये है आपका मिथेनॉल, इसी को आप मिथिल अल्कोहल भी बोलते हो।
ठीक है भाई, ये जो है इसको आप सबस्ट्रेट बोलते हो, क्योंकि अभी भी हम लोग मैकेनिज्म को पढ़ रहे हैं और मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं। इसी को आप बोलते हो न्यूक्लियोफाइल, इसी को आप बोलते हो प्रोडक्ट। अब याद रखना, पेपर में अगर आप बड़े बड़े लंबे चौड़े पैराग्राफ्स लिखेंगे, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है वो आपके पैराग्राफ्स पढ़ने के लिए। कहीं पे अगर पैराग्राफ लिखने भी पड़ रहे तो अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, एक ही पेन से करो, ऐसा नहीं, बट लाइन तो खींच सकते ना, ताकि एग्जामिनर आपके वो पॉइंट्स को देख के आपको तुरंत मार्क्स दे दे। सेकंड थिंग ये है, हो सके तो पैराग्राफ्स को जनरली अवॉइड करो, यहीं पे सब कुछ लिख दो ना। अगर आपने इसी को सेंटेंस के फॉर्म में लिखा कि इन दिस रिएक्शन मिथिल ब्रोमाइड इज द न्यूक्लियर सबस्ट्रेट एंड OH माइनस आयन, तो वो कहाँ पड़ेगा भाई, उसके पास इतना टाइम है, उसके पास इतने पेपर होते हैं चेक करने के लिए, वो बेचारा परेशान हो जाता है। आप सीधा सीधा इसी के नीचे में लिख देंगे तो वो एकदम खुश होकर तुरंत मार्क्स दे देगा, क्योंकि उसका ज़्यादा सर नहीं खपेगा यहाँ पे आपका पेपर चेक करते वक्त। समझ गए ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं बात करती हूँ नीचे की, तो आप लिखेंगे द रिएक्शन इन विच, भाई नोट्स बनाने का, द रिएक्शन इन विच। अब कुछ लोग इसको रट्टा मारते हैं, द रिएक्ट इन दिस रिएक्शन दिस रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म। आप रट्टा मत मारो, आप देखो ना, देखो भाई क्या हो रहा है। इन दिस रिएक्शन मिथिल ब्रोमाइड, जो दिख रहा है ना बस उसी को लिखना, इन दिस रिएक्शन मिथिल ब्रोमाइड। ठीक है भाई, रिएक्ट्स विथ किसके साथ रिएक्ट करने वाला है वो, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन को ही आप लोग क्या बोलते हो, हाइड्रोक्साइड आयन, टू फॉर्म। इसको भी रट्टा मत मारना, देखो ना भाई क्या फॉर्म हुआ, टू फॉर्म मिथिल अल्कोहल, टू फॉर्म मिथिल अल्कोहल इज कॉल्ड एज SN2 मैकेनिज्म और SN2 रिएक्शन। मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, रिएक्शन भी बोल सकते हैं, जनरली तो मैकेनिज्म ही बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या हो रहा है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मिथिल ब्रोमाइड OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट हो रहा है, मिथेनॉल आपका बन रहा है और ब्रोमाइड माइनस आयन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर मैं बात करती हूँ SN2 की, देखो SN1 में भी मैंने बिल्कुल आपको वही ट्रेंड से पढ़ाया तो SN2 में भी, जिससे आपको पढ़ने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ भाई SN2 की अगर मैं बात करती हूँ तो याद रखना है भाई, आपको याद रखना है 2 का मतलब होता है बायमोलिक्यूलर, 2 का मतलब होता है बायमोलिक्यूलर, 1 मतलब यूनि, 2 मतलब बाय। न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझे या नहीं समझे। मतलब देखो भाई, ये जो 2 है ना, इसका मतलब बाय होता है, बायमोलिक्यूलर। N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और S का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। अब जरा याद करो, जब मैंने आपको बताया था SN1 में 1 आ रहा था, 1 SN1 में 1 आ रहा था, 1, तो जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर में ही डिपेंड कर रहा था। क्यों? क्योंकि SN1 के केस में 1 आ रहा था, 1, तो जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन था सिर्फ और सिर्फ वो एक कंसंट्रेशन के ऊपर में ही डिपेंड कर रहा था। बट अब आपका आ गया है SN2। SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड कर रहा था, अब SN2 आया है, SN2। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करने वाला है, 2। SN2 है 2, तो जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करने वाला है, 2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए ना। चलिए भाई आ जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ रेट की, अगर मैं बात करती हूँ रेट की, तो रिएक्टेंट तो भाई यहाँ पे 2 है और नाम भी है 2, तो दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करेगा, CH3Br और OH माइनस आयन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में हटाते हैं तो 2 चीज़ें वो आती है, एक आता है इक्वल्स टू और कुछ ना कुछ कांस्टेंट, और बाकी चीज़ एज इट इज़ लिख देंगे। चलिए भाई, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इन SN2 मैकेनिज्म, इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म या इन SN2 मैकेनिज्म द रेट ऑफ रिएक्शन
द रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, या तो आप लिख सकते ऑन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स which is methyl bromide, which is concentration of methyl bromide and concentration of OH minus ion। ठीक है भाई, दोनों के कंसंट्रेशन के ऊपर क्यों डिपेंड कर रहा है? अरे भाई नाम ही है टू, रेट जो है टू है, टू रेट जो है दोनों के दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करने वाला है। समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे? लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट SN2 का मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन का हम लोग देख रहे हैं भाई मैकेनिज्म। जैसे SN1 में मैकेनिज्म देखा था, वैसे SN2 में भी। पेपर में अगर SN1 या SN2 आता है तो आप लोग हमेशा बिल्कुल उसी ऑर्डर में बताएंगे जिस ऑर्डर में मैंने, ऐसे नहीं कि पहले अपने मन से रिएक्शन दे दिया, फिर मैकेनिज्म दे दिया, बाद में रेट दिया, ऐसे नहीं चलता है भाई। अगर 3 मार्क या 2 मार्क चाहिए पूरे के पूरे, तो आपको प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले आपको रिएक्शन लिखा के दी, फिर उसका डेफिनेशन, फिर बाद में उसका बताया रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिर लिखना है कि किसके ऊपर क्यों डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर करता है तो क्यों करता है, एक के ऊपर करता है तो क्यों करता है, आपको बताया मैंने SN1 SN2। और फिर बाद में सबसे लास्ट में ही आप मैकेनिज्म को देंगे। याद रखने का भाई इसको, समझ गए ना? चलिए बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ। अब याद रखना है कि जो भी आपका SN2 मैकेनिज्म है, जो भी आपका SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप, मतलब ही 1 स्टेप का मैकेनिज्म है, इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही स्टेप इन्वॉल्व होती है, और वो है आपका भाई स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2, 3 नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप होती है, तो आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, क्योंकि एक ही स्टेप है। ठीक है भाई, चलिए रिएक्टेंट को लाएंगे। रिएक्टेंट क्या है आपका? रिएक्टेंट है भाई आपका CH3Br। अब ज़रा ध्यान देना, सपोज इस CH3Br को देखो आप कैसे लिख सकते हो। इसको ऐसे लिख सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं आगे जाके बताने वाली हूँ, इसलिए मैं आपको देखो इसको कैसे लिख के बता रही हूँ। ये है आपका C, ठीक है भाई, ये है आपका H3 और ये है आपका Br। ठीक है भाई। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम ये मैकेनिज्म में ये कहाँ से आ गया? देखो भाई, ये C है, ये C है, 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है तो ब्रोमीन है, CH3Br है, वही है, कुछ नया नहीं है। आधे लोग तो मतलब घाबर जाते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं, बिल्कुल ये क्या हो गया भाई, ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप सबके साथ में हूँ मैं। ठीक है भाई, ये बिल्कुल इसके जैसा ही तो है, कोई डिफरेंट थोड़ी थिंग है भाई। चलो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है भाई, सिंगल स्टेप। ठीक है, देखो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लगाएंगे OH माइनस आयन। मतलब क्या होगा, ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ से आपका OH माइनस आयन जो है वो अटैक करेगा, यहाँ से आपका OH माइनस आयन अटैक करेगा। यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बनता, क्योंकि ये सिंगल स्टेप का मैकेनिज्म है। OH माइनस आयन आएगा। अब क्या होगा, OH माइनस आयन जो है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पुराने जो घर रहते थे वहाँ पे 2 रास्ते रहते थे, एक सामने का रास्ता और एक पीछे का रास्ता। पीछे के रास्ते से किसी को अगर भागना है या किसी को अगर कोई इंपॉर्टेंट काम से जाने का है तो वो पीछे के रास्ते से जा सकता है ना। वैसे 2 रास्ते होते थे घर को, बिल्कुल उसी तरीके से अपना SN2 में होता है। ये है आपका सामने का रास्ता जिसपे ब्रोमीन बैठा था, और ये है पीछे का रास्ता। OH माइनस आयन जो था उसको कार्बन के पास जाना था। अब वो सामने के रास्ते से तो बेचारा जा नहीं सकता था, क्योंकि सामने के रास्ते में तो ब्रोमीन भाई साहब बैठे थे। सामने के रास्ते पे तो आपके ब्रोमीन भाई साहब बैठे थे, तो सामने के रास्ते से OH माइनस आयन जो है वो अटैक तो नहीं कर सकता था। लेकिन फिर OH माइनस आयन ने सोचा, भाई अगर सामने के रास्ते पे Br बैठा है,
अगर सामने के रास्ते से Br मुझे आने नहीं दे रहा तो मेरा क्या जाता है, क्योंकि घर के अंदर तो 2 रास्ते हैं, 2 रास्ते। अगर Br जो है सामने के रास्ते पे बैठा है तो मेरे पास एक और ऑप्शन है पीछे के रास्ते से जाने का। इसीलिए जो OH माइनस आयन है ना, ये कार्बन के पास आ गया कौन से रास्ते से, पीछे के रास्ते से। इसीलिए आप इसी चीज को बोलते हो बैक साइड अटैक। इसी चीज को आप क्या बोलते हो भाई, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक ऑफ OH माइनस आयन। समझ गए ना, मैंने बैक साइड अटैक क्यों बोला है, क्योंकि ये जो OH माइनस आयन थे उसने दिमाग लगाया कि अगर Br सामने के रास्ते से बैठे हैं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि घर में तो 2 रास्ते हैं, मैं पीछे के रास्ते से भी तो जा सकता हूँ ना कार्बन के पास पहुँचने के लिए, अपने कार्बन से मिलने के लिए। तो इसीलिए इस अटैक को क्या बोलते हैं, बैक साइड अटैक ऑफ OH माइनस आयन। समझे या नहीं समझे। अब देखो क्या होगा, एक ऐसी स्टेप आएंगी, ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा भाई, ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी एज इट इज रहेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कैसे क्या हो रहा है भाई, ये वेज और डैश है। याद है ना, मैंने आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, वेज और डैश को बताया था उस वक्त। वेज मतलब अबव द प्लेन होता है, डैश मतलब बिलो द प्लेन होता है। मॉडल की हेल्प से समझाया था, जाके देखो प्रीवियस क्लासेस को। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Br है, ये Br कुछ इस तरीके से है, और ये जो OH है भाई, ये OH आपका कुछ, एक सेकेंड, ये जो आपका Br है ये कुछ इस तरीके से रहेगा, और ये जो आपके OH है ये भी कुछ इस तरीके से रहेंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है भाई, जरा ध्यान देना। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला मैंने आपको बताया ब्रोमीन सामने के रास्ते पे बैठा था, OH माइनस आयन ने दिमाग लगाया और पीछे के रास्ते से आ गया। अब क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा सा चक्कर है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि लेटर से एक गर्लफ्रेंड होती है और बॉयफ्रेंड उसके 2 होते हैं। ठीक है भाई, एक गर्लफ्रेंड होती है, बॉयफ्रेंड 2 होते हैं। अब ये बॉयफ्रेंड बोलता मैं भी इस गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ने वाला, और ये बॉयफ्रेंड बोलता मैं भी इस गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ने वाला। एक बॉयफ्रेंड ने इस गर्लफ्रेंड का ये वाला हाथ पकड़ा और दूसरे वाले बॉयफ्रेंड ने ये वाले गर्लफ्रेंड का ये वाला हाथ पकड़ा, मतलब दोनों के दोनों बॉयफ्रेंड ने उस गर्लफ्रेंड के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहां से वो खींचते जा रहा है, वहां से ये खींचते जा रहा है, वहां से वो खींचते जा रहा है, वहां से ये खींचते जा रहा है। मतलब हो क्या रहा है भाई, बिल्कुल वही किस्सा है। इस वाले कार्बन को, जो कि इन दोनों की गर्लफ्रेंड है, OH माइनस आयन और Br माइनस की, Br भी यहाँ से खींचते जा रहा है। बस Br बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, कार्बन तो मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। OH बोलता है नहीं नहीं नहीं, कार्बन तो मेरा है, मैं भी किसी को नहीं दूंगा। मतलब ये जो कार्बन है ये गर्लफ्रेंड है समझ लो, और ये OH और ये Br है बॉयफ्रेंड। ये भी उस कार्बन को खींच रहा है, वो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, कार्बन तो मेरी है। OH बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, कार्बन तो मेरी है। तो ये दोनों के दोनों कार्बन को खींच रहे, बस खींच रहे। तो ये वाला स्टेप आपका आ गया। जब खींचा खाची शुरू होती है 2 बॉयफ्रेंडों की, मतलब ये OH माइनस आयन की और Br की गर्लफ्रेंड को, मतलब ये कार्बन को, तो ऐसे स्टेप को आप ट्रांजिशन स्टेट बोलते हो। ट्रांजिशन स्टेट, सबसे पहली चीज याद रखना, ये ट्रांजिशन स्टेट है। आधे से ज्यादा लोग इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, ये इंटरमीडिएट नहीं है। कार्बोकटायन वाला स्टेप इंटरमीडिएट होता है। सपोज मैं अगर बोल रही हूँ कार्बोकटायन को, जिसमें चार्ज आता है, वो आपका इंटरमीडिएट होता है। कार्बोकटायन आपका इंटरमीडिएट होता है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं आया है। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें भी आपको याद रखना है ये ट्रांजिशन स्टेट कैसा है। बहुत सारे MST CET वगैरह में क्वेश्चंस में आपको MCQ में पूछा गया है, इन SN2 मैकेनिज्म, इन SN2 मैकेनिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन तो सुनो, क्या फॉर्म होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आंसर रहता है उसका ट्रांजिशन स्टेट। सेकंड ऑप्शन रहता है इंटरमीडिएट, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, क्योंकि कार्बोकटायन को ही आप इंटरमीडिएट बोलते हो। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या फॉर्म होता है भाई, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है या ट्रांजिशन स्टेट। SN2 मैकेनिज्म में आपका ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। समझ गए ना, इस MCQ का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है भाई, समझ गए ना। SN1 में कार्बोकटायन का इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सुनो, इन SN2 मैकेनिज्म। अब सबको पता चल गया ट्रांजिशन स्टेट है,
ऑप्शन देखो क्या है। पहला ऑप्शन है भाई आपका ट्राई कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। सेकंड ऑप्शन है भाई आपका टेट्रा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। और थर्ड ऑप्शन है भाई आपका पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो भाई जरा इस ट्रांजिशन स्टेट को आंखें दौड़ा के देखो, कितने लोग कार्बन से इस स्टेप में अटैच है। 1 2 3 4 5, 5 लोग कार्बन से अटैच है इस स्टेट के अंदर में। इसीलिए कौन सा वाला टेट्रा, पेंटा, टेट्रा, ट्राई, कौन सा कोऑर्डिनेटेड स्टेट फॉर्म होगा SN2 में? पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। क्यों? क्योंकि इस स्टेट के अंदर में कार्बन से टोटल 5 लोग जुड़े हुए हैं। वैसे तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट है, और इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर में कुछ भी हो सकता है, वैलेंसी एक्सीड भी हो सकती है। याद रखना इस चीज को भाई। कार्बन से टोटल 5 लोग अटैच है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन स्टेट को मैं क्या लिखूंगी भाई? पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, याद रखना है इस चीज को। बहुत काम की चीज है, क्योंकि SN1 SN2 से MST CT JEE नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, क्या होगा? फाइनली बेचारा जो ब्रोमीन होता है वो हार मान लेता है। ये आपकी स्टेप नंबर 2 नहीं है, ये आपकी सिंगल ही स्टेप है। मेरे पास स्पेस नहीं था, इसलिए आपके पास स्पेस रहेगा तो आप पूरे इसको एक ही लाइन में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है? फाइनली ये वाला ब्रोमीन निकल जाता है। अब जरा ध्यान देना, ध्यान से देखना एकदम। ये ब्रोमीन यहाँ से निकल गया। ठीक है भाई, ब्रोमीन माइनस ने मान लिया, ठीक है भाई जाने दो, छोड़ दो कार्बन को। ब्रोमीन ने कार्बन को छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एज इट इज रहेगा। ये वाला जो OH है, ये वाला OH का आप देखो क्या होगा, जरा ध्यान देना, सारे के सारे इधर देखेंगे। ये वाला जो OH है पक्के से जुड़ गया। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना भाई, ध्यान देना क्या होगा। जो आपका ये वाला H था वो इधर साइड आ जाएगा। ध्यान देना, मैक्सिमम लोग गलत करके आते पेपर में, वो देखते ही नहीं इस चीज को, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला OH इधर से था ना, देखो ये इधर से है, ये आपका इस तरीके से समझ लो, ये लेफ्ट हैंड साइड में दोनों। अब क्या होगा, SN2 में ये दोनों के दोनों राइट साइड में चले जाएंगे। ये काम की चीज है, SN2 में ये दोनों के दोनों राइट में चले जाएंगे। जब ये वाला राइट में जाएगा तो कुछ ये इस तरीके से आ जाएगा। देखो भाई ये राइट में आ गया, ये वाला हाइड्रोजन आपके राइट में आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन भी राइट में चले जाएगा। मतलब आपका क्या हुआ, प्रोडक्ट का उल्टा हो गया। अपने लैंग्वेज में प्रोडक्ट का उल्टा हुआ, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या बोलोगे भाई आप? इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यहाँ पे आपका इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन हुआ, इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसी इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन को आप बोल सकते हो वाल्डेन इन्वर्शन। क्या बोल सकते हो भाई? वाल्डेन इन्वर्शन, क्योंकि वाल्डेन नाम के साइंटिस्ट ने हमको ये बताया भाई। समझे या नहीं समझे? जल्दी से एक एक बार समझो। कहना मुझे यहाँ पे है SN2 मैकेनिज्म का नाम होता है बाइमोलिकुलर, मतलब 2 आ रहा है 2, तो रिएक्शन का जो रेट है वो दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। इसके 2 नाम है, पहला नाम है अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल ब्रोमाइड, सेकेंड नाम है आपका अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्रोमोमीथेन। फिर मैंने आपको बताया ये वाली चीज़ को आपने लिख दिया। फिर मैकेनिज्म में क्या बताया, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, ये 2 स्टेप नहीं है, सिंगल स्टेप है। बुक में आप इसको ऐसा लिखो, मेरे पास अनअवेबिलिटी ऑफ स्पेस के वजह से मैंने ऐसा लिखा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। 2 रास्ते होते हैं घर में, सामने के रास्ते पे जैसे कि ब्रोमीन बैठा है तो OH माइनस आयन पीछे के रास्ते से आता है। एक स्टेप ऐसी आती है कि बीच में जो कार्बन है, मतलब ये गर्लफ्रेंड जो है वो बेचारी खड़ी है, ये इधर में है OH माइनस आयन मतलब उसका एक बॉयफ्रेंड, और इधर में है Br मतलब उसका एक बॉयफ्रेंड। OH माइनस आयन भी उसको खींच रहा है, Br माइनस आयन भी उसको खींच रहा है, OH भी खींच रहा है, Br भी खींच रहा है, OH भी खींच रहा है, Br भी खींच रहा है। इस स्टेट को आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट तो भाई समझ गया, लेकिन इस स्टेट के अंदर में कार्बन कितने लोगों से जुड़ा है? 5, 1 2 3 4 5। मतलब ये स्टेट कैसा है? पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या होगा, बेचारे ब्रोमीन ने हार मान ली,
बेचारे ब्रोमीन ने अपने कार्बन को छोड़ दिया, हार मान ली और चले गया और प्रोडक्ट बन गया। लेकिन लॉजिक देखो क्या है भाई, लेफ्ट वाली चीजें राइट में चले गई। H लेफ्ट में था, अब राइट में चले गया, देखो राइट में आ गया। ध्यान देना, मैक्सिमम लोग ये मिस्टेक करके आते हैं, फिर बोलते हैं मार्क्स ही नहीं आए। ये जो H था ये लेफ्ट में था, अब देखो राइट में आ गया, ये दोनों के दोनों राइट में चले गए। समझे या नहीं समझे? यहाँ पे आपका SN1 SN2 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अभी मैं लेने वाली हूँ कुछ फैक्टर्स, ले लो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई देखते हैं लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। SN1 और SN2 मैकेनिज्म को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? कभी कभी क्या होता है ना भाई, एग्जामिनर बड़ा अलग ही वाला लेवल का आता है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वो सोचता है कि मैं तो ऐसा क्वेश्चन पेपर के अंदर में डालूंगा कि एक भी बच्चा हिम्मत ही नहीं कि सॉल्व करके दिखाएगा। वो डालता है फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2। सभी के सभी SN1 SN2 पढ़ के जाते। कभी कभी 5-6 साल में एक आधी बार ऐसा एग्जामिनर आता है, ऐसा पेपर सेट करने वाला आता है, वो सोचता है मैं तो ऐसा पेपर सेट करूंगा कि किसी से भी इस पेपर में क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। वो डाल देता है फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 SN2। समझ जाने का, अगर फैक्टर्स आया समझ जाने का भाई, एग्जामिनर जो है, पेपर सेटर जो है वो कैसा है, मैं बोलती नहीं हूँ, आप समझ जाओ बस भाई, समझ गए ना। चलिए देखो यहाँ पे क्या होगा। अब कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है, सबसे पहले 3 फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट भाई आपका पहला फैक्टर होता है, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है भाई। सेकंड फैक्टर जो आपका होता है वो होता है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपका सेकंड फैक्टर होता है। और थर्ड फैक्टर जो आपका होता है भाई वो होता है आपका सॉल्वेंट पोलैरिटी। इस तरीके से टोटल 3 टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये आपका SN1 और SN2 मैकेनिज्म का रिएक्शन डिपेंड करता है। अब पहला होता है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। चलिए समझते हैं, ध्यान देना जरा, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान दो भाई। अगर मैं बात करती हूँ प्राइमरी, अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी, अगर मैं बात करती हूँ टर्शरी, ठीक है, तो ज़्यादा देखो बुक में ना वो बहुत बड़े बड़े डायग्राम्स दिए, वो ऊपर साइड में दिया ना जो चार्ट, वो पेपर में आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये सब आता भी नहीं है। और एक्चुअली मैकेनिज्म पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है, जो मैकेनिज्म का मेकिंग पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ज़रा ध्यान देना। जो भी आपका ये है प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी, आपके SN1 मैकेनिज्म का जो रेट है वो इंक्रीज होता है, वो इंक्रीज होता है। क्यों होता है थोड़ा सा भाई वेट करो, बताती हूँ। और SN2 के लिए अपोजिट होता है। एरो देखो जरा, एरो प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी जाने से SN1 रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शरी जाने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है। जबकि टर्शरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी जाने से SN2 का रेट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो SN1 का रेट कब इंक्रीज हो रहा है? टर्शरी पर। SN2 का रेट कब इंक्रीज हो रहा है? प्राइमरी पर। सुनो जरा कैसा है, कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है, दिमाग में क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों हो रहा है। एक होता है आपका टर्शरी कार्बोकैटायन, जरा ध्यान देना भाई, ये है आपका टर्शरी कार्बोकैटायन, मीनिंग में समझा दे रही हूँ। टर्शरी कार्बोकैटायन ये है भाई आपका बाइनरी कार्बोकैटायन, मतलब ये आप बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ये है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये है आपका टर्शरी कार्बोकैटायन, और अभी मैं लूंगी भाई आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन को हम लोग लेंगे, ठीक है। ये जो है कार्बन, ये टोटल 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्शरी है। ये जो आपका कार्बन है ये टोटल 2 ही कार्बन से जुड़ा है, इससे सेकेंडरी है। ये जो आपका कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी है। अब देखो क्या हुआ, इस कार्बोकैटायन से टोटल 3 लोग जुड़े हुए हैं, मतलब ये 3 लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। जिसको ये नहीं समझ रहा है ना, टेंशन मत लो, आपको बस इतना याद रखना है। जिनको समझ रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे जानना है कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, वो ये उन लोगों के लिए, ये आपको पेपर में कहीं पे भी नहीं लिखना है, ठीक है भाई, टेंशन मत लेना। यहाँ पे आप 3 लोग जो है, 3 लोग इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। मतलब सीधी सीधी बात यहाँ पे ये है
अगर मैं बात करूं बेचारा कार्बोकटायन, बेचारे कार्बोकटायन का दुख बांटने के लिए 3 लोग हैं, तो कार्बोकटायन कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगा। बेचारा कार्बोकटायन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी बेचारा कार्बोकटायन। यहाँ पे कार्बोकटायन का दुख बांटने के लिए टोटल 3 लोग हैं, 3 लोग, तो ये कैसा रहेगा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है ना भाई। यहाँ पे जो कार्बोकटायन का दुख बांटने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन तो बेचारा छोटा सा है, वो थोड़ी दुख बांटेगा। यहाँ पे टर्शरी के केस में कार्बोकटायन का दुख बांटने के लिए 3 कार्बन थे, तो कार्बोकटायन कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल था। सेकेंडरी में क्या हुआ, बेचारे कार्बोकटायन का दुख बांटने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही कार्बन प्रेजेंट है, तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल रहेगा। और प्राइमरी का तो केस पूछो ही मत भाई, पूछो ही मत। कार्बन का बेचारे का दुख बांटने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही कार्बन है, ये सबसे लेस स्टेबल है, सबसे लेस स्टेबल। और जो भी आपका SN1 रिएक्शन होता है वो तो कार्बोकटायन के ऊपर में डिपेंड करता है, क्योंकि SN1 के केस में तो कार्बोकटायन फॉर्म होता है भाई, SN1 के केस में तो कार्बोकटायन फॉर्म होता है भाई। तो मैं ये कह सकती हूँ कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकटायन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी मैटर करती है, इसलिए टर्शरी के लिए SN1 का रेट सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि टर्शरी कार्बन में 3 लोग कार्बन का दुख बांटने के लिए कार्बन के साथ में हैं, दुख दर्द बांटने के लिए 3 कार्बन साथ में है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। और SN1 में तो कार्बोकटायन ही बनता है, इसलिए टर्शरी के लिए SN1 सबसे ज़्यादा रेट दिखाता है और प्राइमरी के लिए SN2 सबसे ज़्यादा दिखाता है, क्योंकि SN1 का उल्टा ही SN2 होता है। समझ गए ना। चलिए भाई, इसको मैं इरेज कर दी, क्योंकि बुक में आपको ये सब नहीं दिखाना है, ना तो आपको आपके नोट्स में दिखाना है, ना तो आपको आपके पेपर में दिखाना है, ये सिर्फ समझने के लिए था। जिनको नहीं समझा इसको रट्टा मार लो, काम खत्म। अब जरा इधर देखो, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या कहता है, जरा ध्यान देना। जो भी आपका SN1 रिएक्शन है, जो भी आपका SN1 रिएक्शन है, मैं इसमें लिखूंगी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 जो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। दिमाग में क्वेश्चन आता है कैसे डिपेंड नहीं करता है, नाम ही था 1, सिंगल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। जो भी आपका SN2 है, जो भी आपका SN2 है, डिपेंड्स ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो आपके कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि नाम ही है 2 लोगों के ऊपर में डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करती हूँ सॉल्वेंट पोलैरिटी की, सॉल्वेंट पोलैरिटी में सब कुछ रट्टा मारने वाला है, ठीक है भाई, जरा ध्यान देना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दिमाग में क्वेश्चन आता है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, बताती हूँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस SN1 रिएक्शन रेट, ठीक है, ये पहला पॉइंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट, सब समझा के देती हूँ, 2 मिनट, डिक्रीजेस SN1 रिएक्शन रेट, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीजेस SN2 रिएक्शन रेट। फोर्थ पॉइंट है अप्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस SN2 रिएक्शन रेट। अब समझो जरा, कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है, एक होता है आपका SN1 और एक होता है भाई SN2। पोलर प्रोटिक का मतलब ये होता है, पोलर मतलब जिसमें पोलैरिटी होती है, प्लस माइनस चार्ज होता है, और प्रोटिक मतलब वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो H+ आयन को डोनेट करता है, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, ऐसे सॉल्वेंट को आप प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हो। अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब अ आ गया है, मतलब ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करते, ऐसे सॉल्वेंट जो प्रोटॉन को देते नहीं हैं, डोनेट नहीं करते, जो H+ आयन को डोनेट नहीं करते, जो H+ आयन नहीं देते, वो होते हैं आपके अप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही रटने वाला है, SN1 के रिएक्शन को इंक्रीज करता है। बुक में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दिए, इतना मत लिखना, ये 4 पॉइंट लिख दो, काम खत्म करो ना भाई। अप्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीज करता है। अब देखो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 के रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, तो अप्रोटिक तो डिक्रीज ही करेगा। अब देखो क्या होगा,
SN1 में पोलर प्रोटिक इंक्रीज करता है, SN1 का उल्टा SN2 होता है, तो SN2 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। देखो SN1 को ये इंक्रीज कर रहा है तो SN2 को ये डिक्रीज करेगा। अब SN1 में अप्रोटिक सॉल्वेंट डिक्रीज कर रहा है तो SN2 में इंक्रीज करेगा। अगर ध्यान से सोचते हो, साइंटिफिकली सोचते हो, तो ये 4 सेंटेंसेस को रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, बस एक को रट्टा मारो, तो बाकी ये 3 तो आप उसको देख के बना सकते हैं। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को इंक्रीज कर रहा है तो SN2 को डिक्रीज करेगा, क्योंकि SN1 का उल्टा SN2 होता है। चलिए भाई, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया SN1, SN2, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 एंड SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे मैंने पढ़ाया बिल्कुल उसी तरीके से नोट्स बनाओ, पॉइंट्स जो मैंने आपको माइनर पॉइंट्स बताया उनको याद रखो। पेपर में यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन लिख के देती हूँ, गारंटी के साथ आएगा। जो अलग अलग नाम्स बताए वो भी करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।